अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, महमूद खान अचकज़ई की जानिब से तबल बजा दिया गया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर इशारा दिया है कि अगली हुकूमत इमरान खान की बनेगी और यह भी बताया है कि जब इमरान खान हुकूमत के अंदर आएंगे तो वो सारे के सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को लूटा, उन सब लोगों के साथ हम क्या करेंगे। 8 फरवरी 2026 के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि उस दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या किया जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है और इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी ने केपी हाउस के अंदर एक इंतहाई अहम मीटिंग भी की है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और एक खबर है अगले DGISI के हवाले से कि पाकिस्तान के अगले DGISI कौन होंगे। इस हवाले से अब्सार आलम ने एक खबर दी, उसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। फिर अब्सार आलम को एक ट्विटर अकाउंट पर जवाब मिला, एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से जवाब दिया गया और मुनीफ फ़रूक साहब का यह कहना है कि वो ट्विटर अकाउंट अदारे का है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे एक पैगाम है जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है और ये पैगाम दिया गया है मुनीफ फ़रूक के ज़रिए। मुनीफ फ़रूक साहब का कहना है कि मेरी एक इंतहाई अहम ज़राए से मुलाकात हुई और उनके मुताबिक इमरान खान को मज़ीद 5 से 7 साल बाहर नहीं आने देंगे, यानी कि उनको जेल के अंदर रखा जाएगा। अब यह वाज़ह तौर पर कहा जा रहा है कि भाई बेशक हाई कोर्ट हो, बेशक सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और भी अदालत हो, कहीं पर भी इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअल मसला पता क्या है? एक्चुअल मसला है पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की पब्लिक। पाकिस्तान की पब्लिक के सामने आप नैरेटिव बयानियां किस तरीके से बनाएंगे, कैसे इस अवाम को समझाएंगे कि इमरान खान कसूरवार है, कैसे इस अवाम को यह समझाएंगे कि इमरान खान को सही सजाएं मिली हैं। ये सबसे अहम तरीन नुकता है। अवाम अभी तक तो नहीं मान रही। बेशक आप आज चले जाएं बाहर गलियों में, बाजारों में, चौकों में जाकर अवाम से पूछे, अवाम आपको बताएगी कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन हक पर खड़ा है और लोग किसका साथ देते हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और माजी के अंदर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक और वज़ीर आज़म भी थे, नवाज शरीफ साहब। उनको भी सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से उनको ताहयात नाअहल किया गया था, लेकिन बाद में आपने देखा टेबल टर्न हुई, हालात वाक़यात बदले और नवाज शरीफ की सारी सजाएं ख़त्म हो गई। तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी यकदम वक्त बदले और इमरान खान की जितनी भी सजाएं हैं वो एक झटके के अंदर ख़त्म हो जाए। सवाल यह है कि वो वक्त कब बदलेगा, वो टेबल टर्न कब होगी। इमरान खान तो पूरी इस्तकामत के साथ और पूरे अज़म के साथ जेल के अंदर मौजूद है। वो किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने अपने जो हालिया बयान उन्होंने दिया उसमें उन्होंने यहाँ तक बात कह दी है कि ये जो मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ ये इबादत है और हकीकी आज़ादी की इस जद्दोजहद में मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। अब इससे आगे तो कोई चीज़ नहीं है ना। एक बंदा जब खुल के कह रहा है कि भाई मुझे अपनी मौत का भी खौफ नहीं है, लेकिन मैं अपने असूलों के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी, आज तक भी उस सज़ा के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बयानियाँ नहीं बना सकी, क्योंकि बयानियाँ तब बनता जब अदालत के अंदर रसीदें जमा करवाई जाती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इमरान खान ने तो रसीदें जमा करा दी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब रसीदें जमा नहीं करवा सके थे। तो आज भी ये हालात हैं कि जो बयानियाँ हैं वो इमरान खान के खिलाफ नहीं बन रहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानियाँ नहीं बन रहा और बयानिए के दौर में तहरीक इंसाफ का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। इसीलिए अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ माइल है। मजीद एक खबर है जी, आपको पता है कि सख्त सर्दियों का मौसम है, तो इमरान खान के लिए कुछ कपड़े, कुछ चीज़ें अडयाला जेल भिजवाई फैमिली की जानब से, लेकिन वो चीज़ें इमरान खान तक नहीं पहुंचने दी जा रही। उसमें स्वेटर है, जर्सी है, कुछ और चीज़ें हैं जो इमरान खान को देनी है, पहुंचानी है, लेकिन वो चीज़ें इमरान खान तक नहीं पहुंचाई जा रही। अब ज़रा आगे आ जाए। 8 फरवरी 2026 के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल होगी और दुनिया भर के अंदर यौम स्याह मनाया जाएगा। ऐसा महसूस होता है कि शायद जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल देनी है, शायद वो भी 8 फरवरी को दी जाए या ये यौम स्याह मनाने के ठीक 1 महीने बाद वो कॉल दी जाए, क्योंकि बीच में आपको पता है कि रमज़ान का महीना भी आ रहा है। रमज़ान के महीने में तो एहतजाज नहीं होगा, तो शायद फिर ये पोस्टपोन हो जाए छोटी ईद के बाद। ये इस तरीके से हालात वाक़यात अभी नज़र आ रहे हैं।
महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी अहम और खुलकर बातें की हैं। बहुत से लोगों को यह लगता था कि इमरान खान ने दो लोगों के ऊपर जो एतमाद किया, महमूद खान अचकज़ई पर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर, ये लोग शायद सही तरीके से इमरान खान का साथ ना दे सकें। लेकिन असल चीज़ मैं आपको बताऊं, महमूद खान अचकज़ई ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जो कल को कहा जा सके जी महमूद खान अचकज़ई ने फलां बंदे से नहीं बात की, उसको नहीं कहा, मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। उन्होंने खुलकर कहा कि भाई हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कहा हुआ है कि भाई इमरान खान से मत डरो, तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए इमरान खान से कि इमरान खान बाहर निकलेगा और तुम्हें लटका देगा सबको। उन्होंने कहा कि भाई एक चार्टर बना लें, उस पर सब साइन कर दें, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान को मनाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर कही है, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात की जो अलफ है ना, जो पहला स्टेप है, वो मेरी और जो बाकी क़यादत है उनकी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ मुलाकात है। अगर ये मुलाकात नहीं होती तो फिर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगी। उन्होंने फिर यह कहा, उन्होंने कहा कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत आई उस दिन, ये जरा गौर से सुनिएगा, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत आई उस दिन तमाम ब्यूरोक्रेसी इनके ऊपर और हुकूमत के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि जब तक ये एक एक पैसे का हिसाब नहीं देते इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, उन लोगों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि हम ऐलान करते हैं कि हम मुकम्मल पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर आपने हमारी पुरअमन जद्दोजहद को तशद्दुद से रोकने की कोशिश की तो बात अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वालों के हाथ से निकल जाएगी। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम जब अब एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे, अगर हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया तो फिर ये याद रखना कि हालात हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होंगे, हमारे हाथ से बात बाहर निकल जाएगी। मजीद कहा कि जब फौज और अवाम में मार दाड़ हो तो तब फिर फौजें हारती हैं और फिर बर्बादी होती है, और उस दिन से डरें। यह बात की महमूद खान अचकज़ई ने, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट भी किया। मजीद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किससे करने हमने मुज़ाकरात। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात इसलिए हैं कि जिसने चोरी की है उससे चीज़ें वापस लेने हैं तो फिर तो ठीक है, कि जिसने चोरी की है, मैंडेट चोरी किया है या दूसरे मामलात उनसे चीज़ें वापस लेनी है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर चोर ये कहता है कि मैं चोरी की हुई चीज़ें वापस नहीं दूंगा तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के भाई, फिर हमने बात किससे करनी है, फिर बातचीत का फ़ायदा क्या है। यह बात भी महमूद खान अचकज़ई ने खुलकर कही है। मजीद उन्होंने कहा कि हमें गद्दार कहने वालों के लिए अर्ज है कि अताउल्लाह मैंगल के बेटे असद मैंगल को घर से उठाया गया जो आज तक लापता है। यह भी कहा कि नवाब नौरोज खान को कुरान का वास्ता देकर पहाड़ों से उतार कर बेटों समेत फांसी देगी। यह भी कहा कि बाबड़ा में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 69 लोगों को कत्ल किया गया। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने वतन के एक एक इंच के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे, हमने मज़ाहमत की। उन्होंने कहा कि आज वो लोग हमें गद्दार कह रहे हैं जो अंग्रेजों के घोड़े पालते थे, अंग्रेज की फौज में भर्ती होकर मुस्लिम दुनिया पर हमला आवर होते थे। यह बड़ी सख्त बातें उनकी तरफ से खुलकर की गई। इसके अलावा जवेद हाशमी, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में जब जेल बरो तहरीक शुरू हुई तो एयर मार्शल असगर खान और सरदार शेरबाज मजारी और मियाँ तुफैल ने गले में कुरान डाल लिया कि शायद कुरान की हया की जाएगी और मारा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन पर भी डंडे बरसाए गए, और आजकल ये पीपल्स पार्टी वाले जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं कि ये हाल किया था जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उन लोगों के साथ जो एहतजाज के लिए बाहर निकले थे और उन्होंने अपने गलों के अंदर कुरान डाले थे कि शायद इस कुरान का हया और पास रखा जाए और हमें मारा ना जाए, लेकिन कुरान का लिहाज भी ना किया गया और उन लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, और आज जो है वो पीपल्स पार्टी वाले जो है वो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं। मजीद उन्होंने इमरान खान के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की जवेद हाशमी ने। उन्होंने कहा जी जिस तरह इमरान खान ये जंग लड़ रहे हैं और जिस तरीके से इमरान खान खड़ा है, इस तरह पाकिस्तान बनने के बाद कोई खड़ा नहीं हुआ, इसलिए हम सबको इमरान खान का साथ देना होगा और हम इमरान खान का साथ देंगे। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। सुहेल अफरीदी ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हम हक भी बोलेंगे और सच भी बोलेंगे, एहतजाज भी करेंगे और परचम बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर शहादत आएगी तो वो भी कबूल करने को तैयार हूं। यह उन्होंने आखिरी नशिस्त के अंदर बात की जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर हो रही थी। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हो और कहते हो कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने कहा कि वह बेवकूफ़ो, इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, इमरान खान इंश्योरेंस पॉलिसी है।
رجیم چینج کے بعد اپنا گراف دیکھ لو اور عمران خان کا گراف دیکھ لو. یہ بات کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی نے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر امن جرگہ کیا تو جن کو امن پسند نہیں ہے انہوں نے پی ٹی ایم کے لوگ اٹھا لیے. جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ زمینی حقائق سے ناواقف ہیں جس کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج 78 سال میں پہلی مرتبہ پشاور یونیورسٹی کے اندر ان کی بے وقوفی کی وجہ سے اداروں کے خلاف نعرے لگ گئے ہیں. وہ جو پی ٹی ایم کے لوگ اٹھائے گئے تھے ان کے خلاف پشاور یونیورسٹی کے اندر پھر احتجاج ہوا, مظاہرہ ہوا, اور وہاں پر پھر جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے نعرے لگائے جن کا ذکر سہیل خان افریدی نے کیا. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایئر فورس کا جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے جبکہ دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں جبکہ خیبر پختونخوا کے وفاق پر 4758 ارب روپے کے بقایا جات ہیں جن کے میں ثبوت بھی لایا ہوں. یہ بات بھی سہیل خان افریدی نے کی. اس کے علاوہ انہوں نے جو آئی ایس ایف ہے ان کے جو عہدیداران ہیں جو تحریک انصاف کے نوجوان ہیں ان کے ساتھ کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر ایک انتہائی اہم میٹنگ کی, اجلاس کیا, اور یہ تیاریاں ہیں اس سلسلے کے حوالے سے جو عمران خان نے کہا تھا کہ سہیل خان افریدی جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیاری پکڑیں کہ اب گلی گلی بازار بازار گھر گھر جا کر لوگوں کو اویئرنیس دی جائے گی, ان کو نکالا جائے گا. آگے آ جائیں جی. اسلام آباد کے اندر جو 2 روزہ قومی کانفرنس ہوئی اس کا اعلامیہ بڑا اہم جاری کیا گیا. وہ کچھ چند پوائنٹس ہیں مختصر, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ کہا گیا کہ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں. پھر یہ کہا گیا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائے. یہ بھی کہا گیا کہ مکمل با اختیار اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن کی فوری تشکیل دی جائے. یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کی آزادی پر حملے اور جبری ریٹائرمنٹس کی شدید مذمت کی جاتی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ آئین پاکستان 1973 کی بالادستی ہر صورت بحال کی جائے. یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان, بشرا بی بی اور تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. جیلوں میں غیر انسانی سلوک اور سیاسی انتقام کا خاتمہ کیا جائے. اظہار رائے, میڈیا اور صحافیوں کی آزادی یقینی بنائے جائے. بلوچستان اور سندھ میں جبری گمشدگیوں کا فوری حل نکالا جائے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا. 18ویں ترمیم پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں ہے. مہنگائی, غربت اور بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. غزہ میں فلسطینی عوام پر اسرائیل مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان کا واضح, اصولی اور جرأت مندانہ موقف ناگزیر ہے. یہ بھی کہا کہ ملک بھر میں فوری, آزاد اور شفاف انتخابات کروائے جائیں. یہ انتہائی اہم اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. زبیر عمر نے انتہائی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ خاک ٹھیک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ فراڈ ایم او یو سائن کیے ہیں جو کہ 35 ارب ڈالر کے ہیں, لیکن انویسٹمنٹ جو ہے وہ 51 سال کی کم ترین سطح کے اوپر آ گئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے آخری ہفتے میں 12% مہنگائی تھی جو کہ 38% ہو چکی ہے. غریب آدمی کی انکم نہیں بڑھی جبکہ مہنگائی 2022 میں 20,000 سے جو ایشیا لیتے تھے وہ اب 50,000 میں آتی. یعنی کہ 2022 کے اندر جو چیزیں آپ 20,000 میں خرید سکتے تھے اب وہ 50,000 کے اندر ملتی ہیں. اور یہ ناچ کر گھنگرو توڑ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ متعدد بار آئی ایم ایف کا قرضہ لینے والا ملک بن گیا. یہ زبیر عمر نے بات کی. اب ذرا آگے آ جائیں. آخر میں ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. پاکستان کے سی ڈی ایف فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دورہ کیا لیبیا کا. ٹھیک ہے جی. اور ادھر کی باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر ایک تصویر بھی جاری کی گئی. اس تصویر میں جو پاکستانی سائیڈ ہے اس کے سب سے آخری طرف ایک جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ میجر جنرل فیصل نصیر ہیں. یاد رہے کہ یہ وہی آفیسر ہیں جن کے بارے میں عمران خان بھی کہا کرتے تھے کہ ان کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی وزیر آباد میں. اور بھی عمران خان نے بہت سی باتیں ان کے بارے میں کی ہیں. اور عمران خان نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی سٹیج آئے کہ جہاں پر مجھے ثبوت فراہم کرنے کی اجازت دی جائے اور انصاف ہو تو میں ہر چیز ثابت کرنے کو تیار ہوں. یہ ماضی میں عمران خان کہہ چکے. آج کی جو بات ہے وہ ذرا سن لیں. جس وقت یہ تصویر باہر آئی تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر چیم گوئیاں شروع کر دی, بات چیت شروع کر دی کہ اس تصویر کے اندر جو پاکستان کے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں عاصم ملک صاحب وہ نظر نہیں آ رہے, لیکن میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ فیصل نصیر صاحب ہوں. اور اس حوالے سے
अबसार आलम साहब ने बाकायदा तौर पर एक अपने वीलॉग के अंदर बात भी की। तो उसके बाद फिर उनको एक ट्विटर अकाउंट की जानब से जवाब दिया गया। ट्विटर अकाउंट का नाम है अमार सोलंकी, और इस ट्विटर अकाउंट के बारे में मुनीफ फरूक साहब कहते हैं कि ये जो ट्विटर हैंडल है वो अदारे का है, यानी कि उनका इशारा था कि ISI का या फौज का ये ट्विटर हैंडल है। उन्होंने कहा कि अब इस ट्विटर अकाउंट से क्या जवाब दिया गया अबसार आलम को। ये कहा क्या कि अबसार आलम साहब, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर ज़रूरी बातचीत है। मैं प्रमोट हूं या ना हूं, DG ISI बनूं या कोर कमांडर बनूं, आपका क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी पॉडकास्ट के अंदर यह कहा है कि आपकी तनख्वाह अलीम खान ने काट ली है। ये उस अकाउंट से जवाब दिया गया जिसके बारे में मुनीफ फरूक साहब कह रहे हैं कि ये अदारे का अकाउंट है। ठीक है जी, अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या हिसाब किताब होते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं। ये जो इस्लामाबाद के अंदर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके ऊपर कितना खर्चा आया है उसकी तफसीलात आ गई। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस पर 29,35,000 रुपये खर्च हुए हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 10 लाख रुपए दिए, महमूद खान अचकज़ई ने 5 लाख रुपए, अलामा राजा नासर अब्बास ने भी 5 लाख रुपए और अख्तर मैंगल ने 5 लाख दिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। और इस तरीके से इसका सारे का सारा जो खर्चा है वो बर्दाश्त किया गया। बाकायदा तौर पर उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की है। आखिर में जी मुजीबुर रहमान शामी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खंडर बनाने में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। जो अदारे कभी गाड़ियां और हत्ता के जहाज भी बनाते थे, वहां पर आज उल्लू बोलते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में PIA में की गई गैर कानूनी भर्तियों ने कौमी एयरलाइन को तबाह करके रख दिया है। ये उन्होंने बात की है। और कौमी एयरलाइन को हम जो प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे हैं, बेचने के लिए जा रहे हैं, उस हवाले से भी माशाल्लाह हुकूमत बड़े नारे मार रही है कि ये जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम होने के लिए जा रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।